अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया का। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जब हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो सरफेस एरिया कहलाता है। बेसिकली सरफेस वही होती है कि जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट या शेप है, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम सरफेस कहते हैं, और जब हम उस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो एरिया सरफेस एरिया कहलाता है। नाउ हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ का। यानी हम लेंथ को मल्टीप्लाई करा देते हैं ब्रेथ के साथ या विड्थ के साथ, तो हमारा जो है वो एरिया आ जाता है। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसी सरफेसेस की, जैसे हमारे पास कोई ऐसी सरफेस मौजूद है जिसकी हमें लेंथ जो है वो अननोन है, और जिसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स टाइप है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर शेप की या हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर शेप की, तो उसका एरिया निकालना यानी उसकी लेंथ और विड्थ को निकालना काफ़ी कदरे आसान होता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसी अनइवन सरफेस की, जैसे आप देख रहे हैं कि ये अनइवन सरफेस है, अगर हम ऐसी सरफेस की बात करें तो इसका एरिया, इसकी लेंथ और विड्थ को निकालना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट साबित होता है। तो उसके लिए हम करते ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ तीन फॉर्मुलेशंस हैं या तरीके आप कह लीजिए, कि जिसमें से पहला जो है हमारे पास कुछ सरफेसेस को जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी तीन टाइप ऑफ सरफेसेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले हमारे पास है पैरामीट्रिक सरफेसेस की, इसकी फॉर्मुलेशन हमारे पास है। सेकेंडली हमारे पास इम्प्लिसिट सरफेसेस हैं, और थर्ड में हमारे पास एक्सप्लिसिट सरफेसेस हैं। नाउ हमारा जो टॉपिक जो रिलेटेड है बुक से, और जो मेरा टॉपिक है जिसको मैंने प्रपोज़ किया है, तो वो मेरे पास सरफेस एरिया का इम्प्लिसिट सरफेसेस का है। यानी जो हमने फॉर्मुलेशन फाइंड करनी है वो इम्प्लिसिट सरफेसेस की है। लेकिन इम्प्लिसिट सरफेसेस और पैरामीट्रिक सरफेसेस ये आपस में को रिलेट करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको पैरामीट्रिक सरफेसेस के बारे में बताऊंगा। हम इसकी फॉर्मुलेशन फाइंड आउट करेंगे, हम इसका जो है वो एक डेरिवेशन करेंगे फार्मूले की, और उसी की प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और यूज़ करते हुए हम इम्प्लिसिट सरफेसेस पर आएंगे। नाउ अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे जो हमारा पैरामीट्रिक सरफेसेस का है। नाउ पैरामीट्रिक सरफेसेस कैसी सरफेसेस होती हैं? पैरामीट्रिक सरफेसेस बेसिकली ऐसी सरफेसेस होती हैं कि जिनका आप कह लीजिए कोई ऐसी शेप जो वैसे तो टू डायमेंशनल रीजन में लाई करती है, यानी एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज़ और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो थ्री डायमेंशन में होती है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हमारे पास ये पूरी कर्व है, यानी आप कर्वी पाथ कह लीजिए, ये हमारे पास बाउंडेड रीजन के अंदर एक हमारे पास शेप है जो कि स्क्विगली टाइप है, या आप कह लीजिए कि अनइवन टाइप सरफेस है। मैंने इसको कह दिया कि ये मेरे पास मेन रीजन है यानी एस, और इसका जो मेरे पास जो शेडेड रीजन बनेगा वो रीजन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप मेरे पास बनेगी अगर मैं इसका मैं शेडो रीजन ले लूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना। मैंने इसको डिफ़ाइन करा दिया कि इसकी जो लेंथ है वो v के इक्वल है, और जो मेरे पास जो विड्थ है वो मेरे पास u के इक्वल है। नाउ मैंने इसकी लिमिट्स अप्लाई की कि ऑब्वियसली फॉरएवर तो हमने इसकी लेंथ और विड्थ को नहीं चलाना, तो कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, कुछ ऐसी लिमिटाइजेशन है कि जिस पे जाके पॉइंट्स रुक जाएंगे, यानी हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो वो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। यानी u के ऊपर हमारे पास लिमिट a आ गई, a से लेके b तक, और v के ऊपर हमारे पास लिमिट आ गई c से लेके d तक। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमने पैरामीट्रिक सरफेस निकालनी है, फाइंड आउट करना है फॉर्मूला। उसका जो रीजन बन रहा है शेडेड रीजन, वो शेडेड रीजन ये है। ठीक है, नाउ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो हमारे पास एक फर्दर हमारे पास है। तो बेसिकली हमने किया ऐसे कि हमारे पास मौजूद था u और v मौजूद था। हमारे पास वो u और v एक टू डायमेंशनल शेप मौजूद थी, कि जैसे मैं आपको बता चुका ये टू डायमेंशनल शेप थी, ये मौजूद थी। हमने इसको पैरामीटराइज कर दिया थ्री डायमेंशनल वेक्टर में। तो वो हमने कैसे पैरामीटराइज किया, यानी r जो हमारे पास वेक्टर था, u और v उसकी पैरामीटराइजेशन थी, यानी वो u और v पे डिपेंड कर रहा था। हमने उसको जो है वो डिवाइड कर दिया f ऑफ u v में, जो कि हमारे पास i कॉम्पोनेंट था उस वेक्टर का, g ऑफ u v में प्लस करा दिया हमने j ऑफ u v जो कि j कॉम्पोनेंट था, प्लस h ऑफ u v जो कि हमारे पास k कॉम्पोनेंट था। नाउ अब ये सरफेस तो हमारे पास काफ़ी बड़ी है ना, तो अगर हम इसमें से कोई एक स्मॉल पीस ले लें, ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो उस स्मॉल पीस का एरिया फाइंड आउट करके फिर जो बाकी इस तरह के स्मॉल पीसेस हमारे पास बचेंगे, तो हम जब उन सबको ऐड करा देंगे तो हमारे पास पूरी सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो बिगर सरफेस थी एस, उसमें से मैंने एक डेल्टा एस ले लिया, यानी आप डेल्टा सिग्मा भी कह सकते हैं इसको।
मैंने यहाँ से डेल्टा सिग्मा लिया, एक छोटा सा मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया, तो जो ये मेरे पास एक सरफेस आई, उसका जो मेरे पास शेडो रीजन आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था, आप देख सकते हैं। तो उसको मैंने डिफ़ाइन करा दिया उसकी लेंथ को, कि वो जो लेंथ थी, क्योंकि वो वी में चेंज, ये वी है, मैंने वी लिखना भूल गया, यहाँ पे यू लिख दिया, ये वी है। तो जो जो वर्टिकल चेंज आ रहा था उसकी लेंथ में वो डेल्टा वी था, और जो हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा था वो डेल्टा यू था। नाउ अब हमारे पास ये कर्व थी, इस कर्व का मैंने ये पार्ट ले लिया, मैंने इसको जूम अप कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक मार्कर से जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने जूम अप कर लिया। नाउ अब हम इसके किसी एक एज पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जो कि पी है हमारे पास पॉइंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे पी नहीं लिखा, लेकिन हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक एज पे। नाउ उस एज से, उस पॉइंट से, यानी उस पॉइंट से लेके अगर आप यहाँ इस पॉइंट की बात करें, तो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो उस वेक्टर को मैंने आर ऑफ यू का नाम दे दिया, यानी आर ऑफ यू इसलिए कि ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ पे हमारे पास वी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारे पास यू चेंज होगा। तो हम इसको आर को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा तो वो आर ऑफ सब यू आएगा, ठीक है। नाउ हमने जो है वो इस एरिया में, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना था, तो हमारे पास कुछ डायरेक्शनल वेक्टर था जो हमें उस पॉइंट तक लेके जा रहा था, एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा था इनिशियल, उस डायरेक्शन को मैंने कह दिया आर ऑफ वी, और यहाँ पे हमारे पास यू कांस्टेंट है। नाउ आर ऑफ वी हमारे पास है कि जब हम इसको आर को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो हमारे पास आर ऑफ वी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा, तो वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल के इक्वल आता है, यानी उस पॉइंट पर एक पॉइंट तो आ गया कि जो हमें दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और एक और पॉइंट आ गया जो हमारे पास एक तीसरे पॉइंट की पोजीशन में लेके जा रहा है। एक उसी पॉइंट से हमारे पास एक नॉर्मल निकलेगा वेक्टर्स का, जो कि आर यू क्रॉस आर वी के इक्वल होगा, ये आर यू क्रॉस आर वी के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि ये वेक्टर्स, तो अगर हम इनको लिमिटाइज़ नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये तो फॉरएवर चलते जाएंगे। और हमारे पास, हमने तो एक स्पेसिफिक रीजन का एरिया फाइंड करना है ना, जो हमारे पास ये स्मॉल रीजन था, तो ये तो फॉरएवर चलता जाएगा। तो उसके लिए हमें लिमिटाइज़ करने के लिए हम इस पर स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं, और स्केलिंग फैक्टर ये कहता है कि आर ऑफ वी का डॉट प्रोडक्ट ले लें अगर हम डेल्टा वी के साथ, तो हमारे पास जो ये एक लाइन, जो डायरेक्शनल वेक्टर है, जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर आता है, वो बहुत काफ़ी हद तक हमारे पास इस पॉइंट के इक्वल आ जाता है। यानी ये जो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, जो कि अनइवन लेंथ है, तो हमारे पास उस लेंथ के इक्वल जो है वो काफ़ी हद तक, बिल्कुल इक्वल तो नहीं लेकिन बहुत करीब आ जाता है। यानी जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो लिमिटाइजेशन करके डेल्टा वी हम जब निकालते हैं, तो इस पॉइंट का जो हमारे पास जो एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे कर्व का मौजूद है, तो वो और जो इसका स्केलिंग फैक्टर है, वो दोनों इक्वल आ जाते हैं। सिमिलरली हम स्केलिंग फैक्टर आर ऑफ यू के लिए भी अप्लाई करेंगे। आर ऑफ यू के लिए जब स्केलिंग फैक्टर अप्लाई किया, तो आर यू डॉट डेल्टा वी, आर यू डॉट डेल्टा यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया, यानी जितना चेंज यू में आएगा, जो डेल्टा चेंज आएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया आर के जो है आर का जो डेरिवेटिव हमने निकाला था विद रिस्पेक्ट टू यू, उससे हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो वो हमारे पास स्केलिंग फैक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। नाउ इस डायरेक्शन का भी स्केलिंग फैक्टर निकल गया, इस डायरेक्शन का भी स्केलिंग फैक्टर निकल गया। बात रह गई ये जो नॉर्मल हमारे पास आ रहा था, इस नॉर्मल का क्या करें। इस नॉर्मल के लिए भी सिंपल, जो आर वी डॉट डेल्टा वी था और आर यू डॉट डेल्टा यू था, तो बेसिकली आर यू क्रॉस आर भी हमारे पास मौजूद था, हमने इसके साथ इनके डॉट प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, यानी डॉट प्रोडक्ट एक हमारे पास डेल्टा वी था और एक हमारे पास डेल्टा यू था। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आर यू क्रॉस आर वी डॉट डेल्टा यू डेल्टा वी हमारे पास आ गया। ये किस तरह आया, स्केलिंग फैक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें अपने पॉइंट्स के जो है वो करीब करीब तरीन पहुंचना होता है, ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इस पर स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं ताकि लेंथ इक्वल आ जाए। नाउ हमारे पास जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक हमारे पास आप कह लीजिए कि एक ट्रिक है, या आप कह लीजिए कि एक रूल है, वो ये है कि जो लेंथ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ होती है, वो बिल्कुल इक्वल होती है किससे, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द टू वेक्टर्स दैट फॉर्म्स द क्रॉस प्रोडक्ट। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के, किसके क्रॉस प्रोडक्ट के, जो दो वेक्टर्स जो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी एरिया, मैंने अब यहाँ पे मैथमेटिकली मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहना चाह रही है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू आर यू क्रॉस आर वी, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, डॉट डेल्टा यू डेल्टा वी, क्योंकि अब बात हो रही है ना कि इस लेंथ की। अब ये जो लेंथ है बेसिकली हम इस लेंथ को देखेंगे बजाय इसके कि आर यू क्रॉस आर वी को देखें, क्योंकि ये जो लेंथ है हमारे पास स्केलिंग फैक्टर से आई है और ये बहुत करीब है इन पॉइंट्स के। तो हम इस ये वाले जो हमारे पास वैल्यू आई थी आर यू क्रॉस आर वी और डेल्टा यू डेल्टा वी, ये लिमिटाइज जो हमारे पास एक लेंथ आई थी, तो उस लेंथ को हम कंसिडर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हमने इसको कंसिडर किया
अप्लाई करके अपनी इस एक्सप्लेनेशन को मज़ीद मैंने मैनिपुलेशन की इस फॉर्मूले में, तो मैं डेल्टा यू और डेल्टा वी को बाहर ले आया। नाउ अब बात यह है कि हमारे पास जो है वो दो फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं इसमें, एक आर यू अप्लाई हो रहा है यानी इस डायरेक्शन में, और एक आर वी अप्लाई हो रहा है जो इस डायरेक्शन में है। नाउ अब बात होती है कि ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास मेरे पास एक पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है ना। ये अगर मैं इनको मैच कर दूँ, यानी ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, तो वो बेसिकली हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है, जो कि पैरेललोग्राम जो है वो एक हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ के जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा, मैंने अपनी वो वैल्यू लिख दी, और सिंपल मैंने जब इस पर सरफेस इंटीग्रल अप्लाई किया तो सरफेस इंटीग्रल बेसिकली एरिया पे अप्लाई हो रहा है, तो वो सरफेस इंटीग्रल सरफेस एरिया में चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है कि सरफेस इंटीग्रल में दो इंटीग्रल्स आते हैं, उसके ऊपर लिमिट लगती है, तो मैंने एक लिमिट लगा दी ए से बी तक जो हमारे पास मौजूद थी, ए से बी तक, और एक आगे मेरे पास सी से डी तक जो मेरे पास सी से डी तक मौजूद थी। नाउ मेरे पास अंदर ये प्रोडक्ट आ गया आर यू क्रॉस आर वी। जो डेल्टा यू और डेल्टा वी था वो डी यू और डी वी में चेंज हो गया। जब वो इंटीग्रल्स के साइन के अंदर आया तो वो डी यू और डी वी में चेंज हो गया, यानी जब भी आप इंटीग्रल लेते हैं तो आपके पास जो चेंज होता है वो एक स्पेसिफिक चेंज होता है फिर आपके पास, तो वो स्पेसिफिकली हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया डी यू और डी वी के साथ, डेल्टा यू और डेल्टा वी को। ठीक है, अब ये यू की पहले लिमिट लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि यू की लिमिट, क्योंकि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू डी यू इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास पहले यू की लिमिट है ए से बी तक, और फिर हम डी वी से इंटीग्रेट करेंगे जो कि मेरे पास लिमिट है सी से डी तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ हमारा ये यहाँ पे पैरामीट्रिक सर्फेसिस का जो है वो फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गई है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। आप ये पॉइंट्स को पॉन्डर रखिएगा कि हमने किस तरह एक सरफेस हमने ली, उसका हमने एक स्मॉलर सरफेस लिया, उसमें से जो हमने पैरेललोग्राम बन रहा था बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही थी, उससे हमने वेक्टर से हमने कंपोनेंट्स निकाले और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के इक्वल कर